सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज हम करने जा रहे हैं PYQ। यह मेनली PYQ जो हैं ये NTA के रहेंगे। जब मैं NTA बोलता हूँ तो इट कवर्स एवरीथिंग दैट इज़ UGC नेट एज वेल एज CUET PG, क्योंकि दोनों का एग्जामिनेशन NTA लेती है। एंड कुछ क्वेश्चंस आपके IIT जैम और गेट के भी रहेंगे। ब्रॉडरली हम इस सेशन में मैक्रो के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, एक दो क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमी के भी रहेंगे, और आपका अच्छा खासा क्वेश्चंस जो है एक दो क्वेश्चंस पब्लिक फाइनेंस पे रहेंगे, जो कि काफ़ी डिटेल्ड में आपका कवर करेगा। फिजिकल जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं, चाहे आपके बजट से रिलेटेड हो गए या फिर फिजिकल डेफिसिट हो गए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। जो भी डाउट है आपको, चाहे कोर्स रिलेटेड हो, चाहे नवीनोमिक्स ऐप पे आप कुछ एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, एंड यू कैन डेफिनेटली ईमेल अस एट द गिवन नंबर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन कमिंग डेज वी विल हैव लॉट्स ऑफ सेशन ऑन माइक्रो एज वेल। हमारा अभी प्रीवियसली पिछले 2-3 दिनों से इकोनोमेट्रिक्स और PYQ ऑफ UGC नेट भी चल रहा था, तो प्लेलिस्ट में आप एक बार देख लेंगे। एक प्लेलिस्ट होगा हमारा PG एंड UGC नेट करके, ठीक है। एक प्लेलिस्ट होगा, आप देखिए PGC एंड UGC नेट PYQ, उसमें सारे वीडियो अपलोडेड हैं, प्लीज़ डू चेकआउट। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन, और नीचे कमेंट कर देंगे कोई भी क्वेश्चंस में आपको अगर डाउट होगा तो। चलो गाइस, लेट्स बिगिन नाउ। चलिए, you can just pause the screen and please write the correct answer in the comment guys, come on. So Julie Srishti, yes, answer would be 2, answer would be here। मैं लिख दे रहा हूँ, ग्रीन से टिक मार दूंगा 2। दिखने में आपको इजी लग रहा हो कि सर ये इजी है, बट एग्जाम में इजी क्वेश्चन से ही हमें बड़ा महल बनाना है, बड़े क्वेश्चन तरफ जाएंगे। सो आई एम गोइंग डेलिबरेटली लिटिल इजी, क्योंकि अभी से अगर मैं बाउंसर मारना शुरू कर दूं, टफ क्वेश्चन लाना शुरू कर दूं, तो मेनी ऑफ यू विल नॉट इवन अटेंड लाइव क्लासेस। स्लो बट स्टडी विंस द रेस। जैसे एग्जाम और नजदीक आते जाएंगे, वी विल बी डूइंग टफ क्वेश्चन एज वेल। एंड द क्वेश्चन आई एम पुटिंग यू हियर, इट इज अ मिक्स ऑफ ऑल। मैक्रो इकोनॉमिक्स का है तो ये मिक्स है सारा। यस, 2 होगा कैसे, इसको मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना देता हूं, देखिए कैसे होगा। 2 तरीके से कर सकते हैं। एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन what I understood from my way of doing? You can also, it has 2 different interpretation. My interpretation is like this. So if there is a rise in nominal money stock, मनी स्टॉक आपका बढ़ा, जैसे ही मनी स्टॉक आपका बढ़ेगा क्या होगा, जैसे ही मनी स्टॉक बढ़ा, यानी जिसको आप मनी सप्लाई बोलते हैं, तो वहां पर क्या होता है, इंटरेस्ट रेट आपका कम हो जाता है। ठीक है, ये देखिए मनी सप्लाई मनी डिमांड में आपने पढ़ा होगा, ये आपका अगर मनी सप्लाई है, ये मनी डिमांड है ना। मनी सप्लाई अगर बढ़ा, इस साइड गया, मनी सप्लाई बढ़ा, तो इंटरेस्ट रेट यहाँ से घट के यहाँ आ गया ना, इंटरेस्ट रेट घट गई, R1 से R2 आ गई, राइट। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होती है, ये है मनी डिमांड, ये मनी सप्लाई। सिमिलरली मनी सप्लाई जैसे ही आपकी बढ़ी, इंटरेस्ट रेट कमी, इंटरेस्ट रेट जैसे ही कम थी, क्या होती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, और इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ C+I+G। ये ऑल टुगेदर बढ़ गया, क्योंकि हमारा आई जो बढ़ा, आई बढ़ा, तो C+I+G ये किसका कंपोनेंट है, वाई का कंपोनेंट है। इसके बढ़ने से क्या हुआ, हमारा वाई बढ़ा, यानी आउटपुट में बढ़ गया। तो यानी कि इंटरेस्ट रेट घटेगी और आउटपुट बढ़ेगी। देखिए इस तरह का कौन सा यहाँ पे एजम्पशंस है, रिडक्शन इन द इक्विलिब्रियम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड डिक्रीज, नहीं डिक्रीज तो नहीं होगा, इनकम इंक्रीज हो रहा है। यस, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम 2 जगह है, यानी 2 जगह ये तो नहीं होगा, 1 और 3 गलत है, या तो 2 या तो 4। इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम नहीं, इंक्रीज तो नहीं, डिक्रीज होगी तब तो ये बढ़ेगी, तो ऑप्शन होगा 2। 2 इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं, it was given that it is known as transmission mechanism, transmission mechanism। हालांकि इसको मोनेट्रिस्ट ने भी लिखा था, मोनेट्रिस्ट में भी कहा था, and it was also supported by Keynes, J.M. Keynes। Keynes has also supported this। तो Keynes way of explanation we can also say it। Is it clear? So great to know that most of you have replied it very correctly। Shall we move to the next? एक आध पब्लिक फाइनेंस के भी क्वेश्चंस होंगे, जो ही आप नोट डाउन कर लेते हैं, जल्दी से कमेंट में लिख दिया कीजिए कि नेक्स्ट। और बीच बीच में आप थ्योरी को रिवाइज करते रहें। डोंट कंसीडर कि ये आप पढ़ के आप नॉलेज हासिल कर लोगे, नहीं। एवरीथिंग वी हैव डन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास लेक्चर्स। ये सब के सब चीजें हमने क्लास लेक्चर्स में पढ़ा है। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर लिटिल इंटरप्शन। Sir, according to classicals, change in nominal variable causes nominal. Yes, that is known as classical dichotomy. Correct. You are right.
but it is not given here according to classicals. What you are telling, Anushka, that is very correct, but we are supposed to get to know. No, you got, but ये बताइए अनुष्का, how would you defend other options as well? ठीक है, I got your point, what you are trying to say. Usually क्या होता है, you think from general perspective. Transmission mechanism is very general. It is very general. So think of general things, जो normal चीजें. Okay. It is not even any Keynesian and classical case. It is not even Keynesian. जो क्लासिकल आपने बोला, क्लासिकल तो यहाँ कहीं फिट ही नहीं होगा. ठीक है, मनी सप्लाई अगर बढ़ रही है तो सिर्फ प्राइस लेवल चेंज होना चाहिए. यहाँ तो प्राइस लेवल की बात है ही नहीं. जब मनी सप्लाई के साथ साथ इंटरेस्ट रेट और इनकम एक साथ आ जाए तो वह कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन मैकेनिज्म या आईएसएलएम की बात की जा रही है. क्लासिकल डिड नॉट टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, राइट? इज इट क्लियर? होप इट मेक सेंस. इस तरह से आपको समझना होगा. दैट्स व्हाई क्वेश्चंस, the options will make exactly. Arpit, fantastic. Yes, Arpit has the clear answer. So you are also supposed to follow the options. Okay, आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसलिए पीवाईक्यू जरूरी है. मैं कहता हूँ ना, आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑप्शन देखिए कि वह क्या कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है. अगर यहाँ पे ये रहता, if nominal money stock due to rise in nominal money stock, only output will increase, only employment will increase, none will increase, only real variable remain constant, so only price will increase. If such kind of options रहते, then you could understand कि हाँ यहाँ पर classicals की demand है. Clear? So options will definitely make your way. Thank you, Arpit. चलिए. So please enhance your little IQ level. That will come via practice and practice. There is no other way around. How easy it was, but many of you become कि क्या मैं इसमें जवाब दूं. तो अपने तरफ से मैंने जो होमवर्क बताया, आपको ट्रांसमिशन मैकेनिज्म पढ़ना है, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई फॉर मनी पढ़ना है, सीआईजी में कैसे वाई का कंपोनेंट काम करता है उसको पढ़ना है. चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. ये है आईटी जैम 23 का क्वेश्चन है. ये मैक्रो से. आई एम डूइंग मेनली दोज क्वेश्चंस व्हिच आर इक्विवेलेंट टू योर यूजीसी नेट. ठीक है, जो यूजीसी नेट के लेवल का है, आई एम डूइंग फर्स्ट दोज क्वेश्चंस. यूजीसी नेट हो गया, एनटीए एग्जाम आपका पीजी एंट्रेंस का लेती है, तो डूइंग दैट. Also classical doesn't talk about money supply as a determinant. Exactly, Arpit. Capital market equilibrium, loanable fund theory. Yes, once you go through loanable fund theory, there we talked about the interest rate is determined by investment and saving. Loanable fund theory में हमने पढ़ा है, macro lecture 2 और 3. once you go through. चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए. Which among the following statement is correct? We'll wait here for 30 seconds. ये देखिए स्टेटमेंट वाला है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. इस तरह के क्वेश्चंस में जितने भी कंपोनेंट होते हैं, आपको उनका डिटेल्ड डेफिनेशन पता होना चाहिए. देन यू कैन इजीली फिगर इट आउट. अर्पित, लिंथोई, इमाम, most of you are saying options are mismatched. Anyway, I will be waiting here. Few seconds I will be waiting. Let's wait here. इसी का सिंपली. चलो, let me, I think, reply. I got well enough amount of comments. शिवांगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे दूं. तो अब आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है. आपको यहाँ पे सिंपली ये देखना है कि दो चीजें हमको मिली है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड फ्रिक्शनल. स्ट्रक्चरल के लिए मैंने बताया था व्हेन वी वर डूइंग एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इवन इसको हमने सप्लाई वाला जो था रियल बिजनेस साइकिल एंड सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, उसमें भी हमने देखा था कि स्ट्रक्चरल चेंज जब भी होगा यह ड्यू टू टेक्नोलॉजी होता है. ठीक है, जैसे अभी इकोनॉमी में एआई बेस्ड, आईओटी बेस्ड, ये सब का डिमांड बहुत ज्यादा हो गया है. या ऑनलाइन आप देखो, जेप्टो हो गया या फिर ब्लिंकिट हो गया, जिस कारण से बोला जा रहा है जो किराना स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर लोकल, वो क्लोज हो रही है. तो यहाँ पर क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी. इस तरह का बेरोजगारी ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी का जो नेचर है ना, वह बिल्कुल चेंज हो जा रहा है, जिस कारण से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी. तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहा जा रहा है? Structural unemployment is the arises between the job or the first job which individuals has quit in order to find. नहीं, ये तो फ्रिक्शनल हो गया ना, एक से दूसरे के बीच यहाँ पे फ्रिक्शनल हो गया. सेकेंड है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट arises due to mismatch in vacancy and skills. Exactly. अब देखिए, अभी मैंने जस्ट स्किल्स की बात की. अभी स्किल्स जो चल रहा है आपका, एआई का स्किल्स है, आईओटी का स्किल्स है, अब कोडिंग की डिमांड है. अब इनको आपको पता नहीं है
तो आप अनस्किल्ड रहोगे तो स्किल तो मैच नहीं कर पाओगे, तो जिस कारण से क्या होगा यहाँ पे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होगा, सॉरी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगा, और यहाँ पर होगा फ्रिक्शनल, ये मिसमैच हो गया। यस, इसका जो आंसर होगा वह डी होगा। इज इट क्लियर? आपको डेफिनेशन दोनों का पता चल गया। और फ्रिक्शनल क्या होता है, आपने सपोज दैट यहाँ पर जॉब ए है और यहाँ पे जॉब बी है, दो कंडीशन होते हैं फ्रिक्शनल के, एक तो आपने जॉब ए छोड़ा है और जॉब बी के बारे में आपको पता नहीं है, आप इधर उधर भटक रहे हो, ठीक है, यहाँ भटक रहे हो, यहाँ भटक रहे हो, यहाँ भटक रहे हो, ये जो बीच का आपका गैप हुआ 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना, ये आपको कंसिडर किया जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड ड्यू टू चेंजिंग नेचर ऑफ जॉब, द फ्रिक्शनल, यानी कि गैप जो हुआ ड्यू टू फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक तो यह होगा, या दूसरा जब आप जॉब स्विच करते हो तो आपको पता नहीं रहता है कि हमें यह जॉब छोड़ के तुरंत कहाँ जाना है। हाँ, जो बच्चे बोल रहे थे कि सर वो जो आप बोल रहे थे कि जॉब स्विच एक जॉब से दूसरे जॉब में जाना है और नोटिस पीरियड में, नहीं वो नहीं हुआ, क्योंकि उसमें अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है नहीं। सपोज दैट आप अमेजन में आज काम कर रहे हो और द मोमेंट यू एंड द मंथ, नेक्स्ट 1 तारीख से आप फिर गूगल में जा रहे हो, क्योंकि आपको पता था आप नोटिस पीरियड पे थे, आपने यहाँ पे रिजाइन दे दिया और तुरंत यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, तो इस तरह में कोई अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही नहीं, तो देयर इज नो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ कि एक जॉब छोड़ के जो दूसरा जॉब हम सर्च करते हैं, उस गैप में जो आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल। severance pay, yes Arpit, can you deal it more, what is severance pay, so that other people can know? Yeah, got it. Is frictional unemployment and structural unemployment okay? In between you are also supposed to see disguised unemployment. What is disguised unemployment, जो कि एग्रीकल्चर में पाया जाता है, ये सब आप अलग से थोड़ा देखेंगे। ओके, shall we move to the next? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए, अभी जस्ट मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट, डेलिबरेटली आई पुट दिस क्वेश्चन। जल्दी से बताइए, क्विकली, 30 सेकेंड, व्हाट विल बी द आंसर? imperfect information about the labor market leads to, imperfect information है यहाँ पर, समझिए बात। क्वेश्चन सीम्स वेरी इजी बट लिटिल ट्रिकी। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या बात किया? लैक ऑफ स्किल एंड फ्रिक्शन बिटवीन job A and job B. Let's see what you people reply. Mostly you are saying A, but I may disagree. Mostly you are wrong, I think. Anybody would like to disobey A? Mostly you are saying A. Imperfect information है, try to understand. Not skill. There is a difference between skill and information. Imperfect information. Arpit, just I would like to ask, डिस्गाइज तो नहीं होगा, डिस्गाइज कहाँ पे होता है? डिस्गाइज होता है आपको एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में वहां पे अगर 100 केजी प्रोड्यूस करने के लिए हमें 10 लोग चाहिए, बट 100 केजी के लिए आप 12 लोग लगा रहे थे, ये जो 2 लोग हुआ, ये 2 लोग हुआ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बबलू, फैंटास्टिक, बबलू इज द ओनली person, that big clap for the Bablu. I think Bablu is the first person who replied. Yes, see, very good, fantastic. मैं क्या बोला था? आपको दिखने में इजी लगेगा, यही तो है ब्यूटी ऑफ PYQ, दिखने में इजी लगेगा बट इजी नहीं होता। फ्रॉम माय साइड आंसर वुड बी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। प्लीज मैन्युअली यू टेक केयर ऑफ योर द नॉलेज, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, लैक ऑफ स्किल एंड इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन मींस आपको पता नहीं है जॉब ए और जॉब बी के बीच क्या गैप है, कितने प्रॉब्लम है। आपको पता है कि आपने जॉब छोड़ दिया, ठीक है, बट आपको पता रहेगा तब ना, at particular location at Connaught Place in Delhi there is a job for the manager, suppose that in any restaurant and all, आपको वहां एग्जैक्ट पता रहेगा तब तो। आप इधर घूम रहे हो, उधर घूम रहे हो, उधर घूम रहे हो, आपको पता ही नहीं कि एग्जैक्ट यहाँ है जॉब। वह जो जॉब का इंफॉर्मेशन पता क्यों नहीं है? क्योंकि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। इज इट क्लियर? तो अगर हमें इंफॉर्मेशन पूरा परफेक्टली मिल जाए कि हाँ आपने एक जगह से जॉब छोड़ा, आप जाइए वहां पे एक मैनेजर में वैकेंसी है, वहां पे आपको तुरंत जॉब मिल जाएगी, तो सडन से आप जॉब पा लोगे, आपको गैप होगा ही नहीं। बट जब इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगा तो जो 10 दिन 15 दिन 20 दिन जो आप जॉब खोजोगे इधर उधर घूम के, दैट इज नोन एज इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। इट कॉजेज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। हाउ वाज इट? मजा आया कि नहीं? इस तरह से चीजें दिखने में काफी इजी। एनीबडी हैज एनी डाउट, प्लीज कमेंट।
I may not entertain any audio because it may create problem to many, or it will open the gateway for others as well. So you can definitely put your thought in the chat box, in the comment box. चलिए guys. So we are moving to the next. स्ट्रक्चर हमने देख लिया. साइक्लिकल तो अभी जस्ट हमने देखा कि जो साइक्लिकल आती है जब इकोनॉमी आपका डिप्रेशन में हो, बूम में हो, डिफरेंट डिफरेंट साइकिल होते हैं. आप एक बार वो पढ़ लीजिएगा तो वो तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है. इट इज वेरी ऑब्वियस. टू सम एक्सटेंट साइक्लिकल इज आल्सो रिलेटेड टू स्ट्रक्चर. और डिसगाइड हमने देख लिया. इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रिक्शनल. सो आंसर सी इज द करेक्ट. ओके. जूली, हर्ष, सृष्टि, बुबलू, मात्र 4 लोगों ने सही जवाब दिया. मोस्ट ऑफ यू आर रॉन्ग. मोस्टली आपने ए बोला. ए इज नॉट करेक्ट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक बार लिख दिया करें. यस सर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन. चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेके आता हूं आपके सामने. चीजें एकदम क्लियर वहीं पे हो जानी चाहिए. अब आपने एक पढ़ा तो उसमें 4 कंसेप्ट सीखा. ये है पीवाईक्यू का मजा. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव वेरी गुड क्वेश्चन. एक पब्लिक फाइनेंस का क्वेश्चन है. yes. चलिए ये कीजिए आप लोग. थोड़ा मैं छोटा कर दे रहा हूँ. इट इज क्वाइट विजिबल. मैच द करेक्ट ऑप्शन. बताइए क्या होगा. अब देखिए इसमें भी हम 3 चीज सीखेंगे. ठीक है. फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और एक इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट. यह दिया हुआ नहीं है बट दिस आई विल बी टेलिंग यू अलग से. क्या होगा आंसर आउट ऑफ दिस 4? ए बी सी डी. या मैच द फॉलोइंग आप कर दो कि सर ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा. टेक योर टाइम. 30 सेकेंड्स. थिंक. Okay, Srishti is saying B, Bablu is saying A. Bablu, you may not be correct every time, so little bit you have to be careful. क्वेश्चन नंबर यह क्या था हमारा? 3 था ना. हाँ जल्दी जल्दी जवाब दीजिए. मोस्टली यू आर रॉन्ग. शिवांगी, इशिका, बबलू, सृष्टि का जवाब सही है. सिंपी एंड सृष्टि. सृष्टि, सिंपी, साक्षी, श्रुति, मुस्कान अग्रवाल. फाइनली मुस्कान इज बैक. अनुष्का, अर्पित इज ऑल्सो करेक्ट. वेरी गुड. हर्ष, नो हर्ष. चलिए इसको मैं करता हूँ अच्छे से. पहले तो ये समझना है कि ये क्वेश्चन जो है कितना तक रिलीवेंट है. आपको इतना जरूर पता होगा जो इंडिया का एफआरबीएम एक्ट है, जो अब हमने एफआरबीएम एक्ट पढ़ा था, उसमें यह था कि हमें जो है मेन जो टारगेट रखना है फिस्कल डेफिसिट को रखना, और फिस्कल डेफिसिट को हमें 3% तक लाना. और ये फिस्कल डेफिसिट है क्या भाई? तो यह हमारा मेनली जो है गवर्नमेंट बोरोइंग का पार्ट है. बाकी चीजें क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट वहां 0 मान देते. क्यों? रेवेन्यू डेफिसिट हमारा क्या होता है? टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ, टोटल कितना इनकम आया. सिंपली रेवेन्यू डेफिसिट इस तरह का हम खोज लेंगे. मींस डेट नॉन डेट सब मिला के टोटल. ठीक है. तो ये देखिए डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट. सिंपल. इतना हमें पता चल गया कि रेवेन्यू का मतलब है ए. सिंपल. रेवेन्यू का एज सिंपल एज होता है कितना एक्सपेंडिचर हुआ और कितना रिसिप्ट आया. दैट्स इट. तो बी का 1 होगा. देखिए बी का 1 कहां कहां दिया है. बी का 1, बी का 1. यानी ए और सी तो नहीं होगा. इस तरह से देखिए हम एलिमिनेट करेंगे. दिस इज नॉन एलिमिनेशन स्किल. ए और सी गया हमारा. अब बात कर लेते हैं. बी का 1 हो गया. अब देख लेते हैं. और आपको भी पता है प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है. इंटरेस्ट रेट जब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फिस्कल डेफिसिट में. दिस एवरीबॉडी नोज. वी हैव डन इन इंडियन इकोनॉमी एज वेल. तो प्राइमरी डेफिसिट में जब हम फिस्कल डेफिसिट को इंटरेस्ट रेट हटा देते हैं, देखते हैं उस तरह से कहां है. चलिए ये देखते हैं. जैसे मान के चलिए ये है ना हमारा 3 का. तो डिफरेंस बिटवीन ये रहा गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल नॉन डेट रिसिप्ट, जो भी रहे इतना नहीं पढ़ना है, यहां तक पढ़े, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. अब देखिए माइनस इंटरेस्ट पेमेंट वाला बात जो है यहाँ पे थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ. कहीं पे है ना, यहाँ है ना, यहाँ है ना, यहाँ है. तो प्राइमरी डेफिसिट आपका जो आएगा,
ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। प्राइमरी डेफिसिट जो आएगा वो इंटरेस्ट पेमेंट के साथ जुड़ जाएगा, यानी सी का 2 और रेवेन्यू डिसिप्लिन हमें पता है, ये हमेशा हमें जीरो करना होता है, गवर्नमेंट का ये टारगेट है, यानी टोटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को हम बराबर कर देंगे, वो हमारा यहाँ मिल गया, यानी बी का 1 और सी का 2। ये लैंग्वेज थोड़ा जान के इन्होंने डिफिकल्ट रखा है, रेदर देन राइटिंग मार्केट बोरोइंग दे हैव एक्सप्लेन्ड द डेट एंड नॉन डेट रिसिप्ट, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, डोंट वरी। तो अब हमारा क्या बच गया, यानी कि बी का जो सी का जो हमारा 2, यानी ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट। इज इट क्लियर? करेक्ट बी। समझते हैं थोड़ा सा चीजों को, ठीक है। टेक योर टाइम, 10 सेकंड आई एम वेटिंग हियर। रेवेन्यू डेफिसिट में हमेशा याद रखना है कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है ना, आर डी, ये हमेशा गवर्नमेंट को जीरो लाना है, यानी टोटल एक्सपेंडिचर और माइनस टोटल रिसिप्ट। और जो प्राइमरी डेफिसिट है पीडी, ये हमेशा जो भी फिजिकल डेफिसिट होगा, जो भी फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट दैट्स इट। ये दो हमें मिल गया तो बाकी तो एक यही होगा। अब समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। लेट अस सी। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला याद रखेंगे। देखिए, फिजिकल डेफिसिट का जो मेन फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। तो जो टोटल इनकम है वह तो एक्सपेंडिचर के बराबर नहीं होगा, तो क्या करती है गवर्नमेंट, इनकम जो है गवर्नमेंट को हमेशा यूजुअली वेलफेयर इकोनॉमिक्स में देखा जाता है कम है। हम मानते हैं टोटल एक्सपेंडिचर आपका 100 हो गया, ठीक है। आपका इनकम जो है वह तो 90 हुआ, बाकी 10 कहां से आएगा? तो 10 जो आएगा यह मार्केट से अब गवर्नमेंट बोरो करेगी, ठीक है, बोरो करेगी या लोन लेगी। ये सब के सब लोन वाले कर्जे में आते हैं। इट इज ए काइंड ऑफ डेट, ठीक है, ये डेट आता है, ये जो इनकम का पोर्शन है, मेजर कुछ पोर्शन। तो यहाँ से फिजिकल डेफिसिट अब हमारा कितना हो गया? 10 हो गया। क्लियर? तो अब देखते हैं क्या था अभी रिसेंटली, जब आप देखोगे 24-25 में, हाँ ये चीज कुछ टारगेट है, आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा जो नेक्स्ट ईयर का टारगेट है, यानी 25-26 तक हमें टारगेट करना है 4.5%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 अभी कितना है? व्हाट इज द प्रेजेंट केस फिजिकल डेफिसिट अभी कितना है एज ऑफ नाउ, यानी रिसेंट न्यूज, हमें 26 तक लाना है 4.5%। सो अकॉर्डिंग टू डिफेंस मिनिस्टर, अभी जो इंटरिम बजट आया था 24-5 में, इट हैज रिड्यूस्ड फिजिकल डेफिसिट 5.1। इनका अपना जो स्टेटमेंट था निर्मला सीतारमन जी का, सी टोल्ड कि फिजिकल डेफिसिट 5.1 है ऑफ आवर जीडीपी, जो कि हमें नेक्स्ट ईयर तक यानी 25-26 में करना है 4.5, ठीक है। अब क्या है फिजिकल डेफिसिट? होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियर एंड विजिबल। Fiscal deficit refers to shortfall of government's revenue when compared to the expenditure. Just we have seen कि आपका एक्सपेंडिचर हमने 100 लिया, आपका जो इनकम है यानी गवर्नमेंट का इनकम इज नथिंग बट द रेवेन्यू, ये याद रखना है। रेवेन्यू ये था 90, तो शॉर्टफॉल कितना हो गया? 10। अब यह शॉर्टफॉल कहां से मीट होगा, ये आपको याद रखना है। तो शॉर्टफॉल मीट हुआ, देखिए कैसे होगा। When government expenditure exceeds its revenue, the government will have to borrow the money or sell the assets to finance the deficit. This part is your fiscal deficit. This part. On paper they show कि दिस पार्ट योर फिजिकल, क्योंकि ऑन पेपर हमें रेवेन्यू डेफिसिट जीरो दिखाना होता है। रेवेन्यू डेफिसिट जीरो होता है कि आपने कुछ तो एक्सपेंडिचर कर दिया। अब रेवेन्यू डेफिसिट के बाद जो हम देखते हैं आखिर वो एक्सपेंडिचर जो मीट हुआ कहां से हुआ? कुछ मनी बोरो हुआ है, कुछ एसेट को सेल किया गया है। सो दैट पोर्शन इज द मेन पार्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट। Taxes are the most important source of revenue for government. This 24-25 government tax receipts are nearly 26 lakh crore। इस तरह हालांकि ये सब याद नहीं रखना है, बट नियरली यू शुड नो कि गवर्नमेंट का जो टैक्स रिसीट था वह नियरली इतना था, वाइल टोटल रेवेन्यू इतना था, ठीक है। गवर्नमेंट रन्स फिजिकल सरप्लस, ऑन अदर हैंड इट्स रेवेन्यू एक्सीड्स एक्सपेंडिचर। फिजिकल सरप्लस काफी रेयर है, खासकर ग्रोइंग कंट्रीज एलडीसीज लाइक इंडिया, है ना। यहाँ पे लिखा है ना, क्वाइट रेयर फॉर द गवर्नमेंट टू रन फिजिकल, बिकॉज हमारा मेन फोकस होता है फिजिकल को डेफिसिट करके ज्यादा डेवलपमेंट करना। जो भी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है उसमें डेफिसिट आएगा ही आएगा। ओके, बिफोर द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज लेट मी आस्क यू कि समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? एनी डाउट? आप एक बार बुक भी पढ़ सकते हैं अगर इंटरेस्टेड है। फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। एक और इसमें काफी बेहतरीन टर्म है ईआरडी, डेफिसिट। ये क्या होता है बताइए? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन।
इसको अरेंज भी कभी कभी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। सबसे जो बड़ा होता है आपका फिस्कल डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट काफी ज्यादा बड़ा होता है, 5%, 6%। आप देखोगे चार्ट में भी फिस्कल डेफिसिट सबसे बड़ा है, ये याद रखना। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है एनीवन? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? जब आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, एनीवन गाइस? नन ऑफ यू हैव रिप्लाइड। व्हाट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट? एनीवन? देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट तो रहेगा ही। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है? जब रेवेन्यू डेफिसिट में से कुछ इनकम जो होता है, जब आप कैपिटल क्रिएशन के ग्रांट्स में देते हैं, ठीक है, जो ग्रांट्स दिया जाता है फॉर द कैपिटल क्रिएशन, कैपिटल क्रिएशन कुछ भी बना रही है, ब्रिज बना रही है, रोड बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, पुल बना रही है, कैपिटल क्रिएशन assets, assets, and for the assets it is a kind of grants given to the states, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, याद रखिएगा। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रंगराजन कमेटी, रंगराजन कमेटी याद रखिएगा, वही रंगराजन जो फाइनेंशियल वाले पढ़े थे आप, रंगराजन, रंगराजन कमेटी 2011-12 में ये आया है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ही रिकमेंडेड फॉर दिस। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेंगे, या नहीं भी आप नोट कर रहे हैं, सर अर्पित इज राइटिंग यस, ग्रांट गिवन टू द अदर्स फॉर द कैपिटल जनरेशन एक्चुअली, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स फाइन, इट्स फाइन, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। तो हो गई क्लियर, कैपिटल क्रिएशन वाला हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, क्लियर। फिर हमने ये देख लिया कि हमारा टारगेट क्या है, क्या होता है फिस्कल डेफिसिट। अब बार बार एक ही चीजों को आप नहीं जद्दोजहद करेंगे कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कई बार न्यूमेरिकल्स करें, चीजें आसान हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब हमने देखा क्या टारगेट है, क्या होता है एक्चुअली, जिनका मिस हो गया लेक्चर वो रिकॉर्डेड देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन, इजी हो या टफ, लर्निंग शुड बी बेटर, ठीक है। अगर मैं एक टफ क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल ला के पटक दूं, उसमें लर्निंग काफी कम रहेगी, माय इंटेंशन इज लर्निंग शुड बी मोर। चलिए जल्दी जवाब दीजिए। For a positively sloped LM curve, which of the following statement is correct? Very easy question, very, यह भी IIT जैम का क्वेश्चन है, very easy, very easy क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 से है यह। For a positively sloped LM curve, which of the following statement is correct? चार ऑप्शन है आपके पास, A, B, C, D। चलिए, you have 30 second time, please reply in the chat box। Okay, D, some of you are saying D. Let's wait a while। Isika is saying C। चलिए मैं जवाब दे देता हूँ, इसका रिप्लाई करता हूँ। तो ISLM है, ज्यादा टफ तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर क्या था, 4 था, ठीक है। यस, इसी का सृष्टि, अनुष्का, हर्ष, लिंकोई, बुबलू, दीज ऑल आर करेक्ट। यस, आंसर शायद डी होना चाहिए, लेट मी चेक वंस, बिकॉज़ मेजॉरिटी ऑफ यू आर सेइंग डी। चलिए पहले मैं डी ही पढ़ता हूँ। एलएम कर्व है, ठीक है, एलएम कर्व हम देखते हैं, नॉमिनल मनी सप्लाई विल शिफ्ट एलएम कर्व टू राइट। तो चलिए आपको भी पता है कि आपका यस कर्व है, ये एलएम कर्व है, जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो एलएम कर्व राइट की तरफ जाता है। ये LM1 था, LM2 हो गई, और LM IS अगर सेम रहा तो Y से Y1 से Y2 हो जाएगी,
और आपका इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट R1 से नीचे R2 आ जाएगी। क्लियर? E1 से E2, ये रहा E1। इस तरह से डायग्राम आपको ड्रॉ करना होता है। यस, ये तो सही है। देखते हैं बाकी। एन इंक्रीज इन, बाकी भी हमें पढ़ना होगा। एन इंक्रीज इन प्राइस लेवल विल शिफ्ट LM कर्व, नहीं ये तो कोई बात ही नहीं है। LM कर्व का शिफ्ट फैक्टर आपको पता है मेनली क्या है, मनी सप्लाई वाला पोर्शन है। लोअर नॉमिनल मनी सप्लाई विल शिफ्ट LM कर्व टू द राइट। यार मनी सप्लाई कम होगी तो राइट कैसे जाएगी, लेफ्ट जाएगी ना। डिक्रीज इन प्राइस लेवल शिफ्ट LM कर्व टू द लेफ्ट, नहीं। Yes, so option would be D. Fantastic. Yes, most of you have replied it very correctly. Let us do quickly. अभी हम 4-5 क्वेश्चंस और करने हैं। तो इसके लिए अब आप क्या करोगे, देखिए अब आपको IS पढ़ना है। इसमें राइट शिफ्ट कब होगा, ये होमवर्क में बता दे रहा हूँ। ये लेफ्ट शिफ्ट कब होगा, बहुत सारे PYQ आपको मिल जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हम बैठ के अब सारे PYQ हुए। मैंने आपको बता दिया IS में लेफ्ट राइट कब होगा, शिफ्ट लेफ्ट कब होगा, शिफ्ट LM में लेफ्ट कब होगा, राइट कब होगा। फिर इसके लेंगे जितने भी और फीचर्स हैं, जो कि क्राउडिंग आउट वगैरह में कितना शिफ्ट होता है। हमने यह भी न्यूमेरिकल किया है कि IS और LM में जब शिफ्ट होता है तो अमाउंट कितना शिफ्ट होता है, दैट डेल्टा जो y निकालते हैं उसका भी वैल्यू हमने न्यूमेरिकल्स में निकाला। IS LM का एक बार आप लेक्चर देखिए। इज इट क्लियर? ओके, द आंसर वुड बी डी। ठीक है, डी इज मोस्ट सुटेबल आंसर, डी इज करेक्ट। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बताइए आप लोग, टेक योर टाइम। यहाँ पे मैं 2 मिनट टाइम भी लूंगा। मैंने स्टोरी बताया था SDG का स्टोरी। SDG को मैंने काफी नेमोनिम्स के थ्रू एक स्टोरी बना के बताया था SDG को कैसे याद रखना है। चलिए जल्दी से आंसर बताइए, 30 सेकेंड। अगर आपको गोल सारे याद है, मुझे तो गोल पूरे जुबान पे याद है अभी तक। आप लोग भी याद कीजिए, लाइफ टाइम काम देगा आपको जब तक आप इकोनॉमिक्स या पढ़ाई के फील्ड में रहोगे। तो देखिए SDG हमारा 2030 तक है। 2030 तक तो हमें काम देने ही वाला है अगर हम पढ़ाई के क्षेत्र में है। चलिए टेक और टाइम, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर 140 का। यस अर्पित इज ओके। नेक्स्ट, लेट मी चेक नाउ। चलिए मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। चलिए हमें याद नहीं है, लेट अस कंसीडर। हमने क्या कहानी में बताऊंगा, 30 सेकेंड लूंगा। मैंने आपको कहानी के थ्रू बताया था, अभी हम नहीं देखेंगे इसको, अभी हम इसको नहीं देखेंगे। वी डोंट नो एनीथिंग, ठीक है। हम कैसे याद रखेंगे, देखिए ये देखिए हमने यहाँ पे कहानी बताया था, हमें बस एक याद रखना है कि नो पॉवर्टी, यानी नो पॉवर्टी रहेगा तो हंगर नहीं रहेगा। सब लोग अब यहाँ पे देखिए, मेल फीमेल भाई बहन जो भी हैं गांव में, नो पॉवर्टी रहने से क्या होगा, हंगर नहीं रहेगा। ये याद रखना है, पी से पहले पी से पॉवर्टी, ठीक है। नो पॉवर्टी मीन्स नो हंगर। अब नो हंगर है तो यानी सबका हेल्थ वेल बीइंग सब गुड है। अब सब क्या करेंगे, जब हेल्थ बीइंग वगैरह इज गुड, देन दे विल गेट क्वालिटी एजुकेशन। once there will be quality education, people will be aware, people will get gender equality, male female everybody will be treated equal, everybody will be given equal opportunity. Okay, and they will go quality education. Where they will go, they will go school. In school they will get quality education, they all together will study in the class and all. And they also, if they going to the class and school, तो स्कूल में क्या होगा, वहां पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की जरूरत पड़ेगी। फिर वहां पे स्कूल में वो क्या किए, क्लीन वाटर और सैनिटेशन का यूज किए, और उसके बाद स्कूल से चले आए। स्कूल से चले आए तो कहाँ, घर चले आए वापस, रात में फिर पढ़ाई करेंगे। तो रात में उनको सोलर एनर्जी वगैरह चाहिए, अफोर्डेबल एनर्जी चाहिए, क्लीन एनर्जी चाहिए, राइट, ग्रीन एनर्जी। तो रात में पढ़ाई की, देखिए यहाँ वैल्यू बढ़ गया, यानी 7 नंबर में हमारा अफोर्डेबल और ग्रीन एनर्जी आ गया। और ये आपको ना खुद में इस तरह के क्वेश्चन जहां आए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 100% यह करेक्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से तुरंत बना लिए। तो साथ में अफोर्डेबल एनर्जी होगा, देखिए साथ कोई है, एक साथ आया, यस अफोर्डेबल एनर्जी, यानी ए पक्का हमारा सही है। देखते हैं अगला कब मिल रहा है हमारा।